नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी लोग पूर्व से अवगत हैं कि इस कोरोना महामारी में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हुए हैं तो इस पूरे दुनिया के, इस पूरे देश के विद्यार्थीगण प्रभावित हुए हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि घर में रह कर के आप सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, ये हम भी कामना करते हैं, परंतु पढ़ाई आपका डिस्टरबेंस हो, पढ़ाई आपका नुकसान हो, ये हम कभी नहीं चाहते हैं। तो पढ़ाई आपको जारी रखने के लिए हम सभी लोगों के प्रयास से क्या किया जा रहा है कि ऑनलाइन क्लास यूट्यूब के माध्यम से दिया जा रहा है। मैं यदुनंदन कुमार उर्फ गुड्डू सर आप सबों को पुनः इस यूट्यूब के क्लास में स्वागत करते हैं। मैं आप सबों से यह भी रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी क्लास का जो भी है, मेरे अपना यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, ताकि हर वीडियो आपको समय पर उपलब्ध होता रहेगा। जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसमें आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहेगा। तो चलिए, आज हम वर्ग 9 के भारत के भौतिक स्वरूप अध्याय 2 भूगोल पाठ्य पुस्तक से संबंधित भारत के भौतिक स्वरूप का अगला हिस्सा, जो हम पीछे क्लास में चर्चा किए हुए थे कि भारत के भौतिक स्वरूप को मुख्यतः 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। उसमें से पहला वर्ग जो था 6 भागों में से सबसे पहला जो था वो आपका उत्तरी मैदान था। दूसरा उत्तर की पर्वतमाला था, जिसको हिमालय पर्वतमाला कहते हैं। दूसरा उत्तरी मैदान है। तीसरा दक्षिण का पठार है या प्रायद्वीपीय पठार जिसको कहते हैं। चौथा आपका विशेष रूप से भारतीय मरुस्थल है, ठीक है। और पांचवा जो है वो समुद्र तटीय मैदान है। और छठा जो है वो आपके 2 द्वीप समूह हैं। तो इस प्रकार से कुल 6 हमारे भारत के भौतिक स्वरूप हैं। उन 6 के बारे में हम लोग विशेष रूप से एक एक करके जानेंगे। तो आज हम सभी लोग, जिसमें पिछली पूरा वीडियो हम समाप्त कर चुके हैं, 4 वीडियो मेरा अपलोड है हिमालय पर्वत से संबंधित, उसको आप जरूर देखें। उसके बाद ही आप लोग को आगे से हिस्सा पता चल पाएगा। तो दूसरा हिस्सा है हमारा उत्तरी मैदान, ठीक है। तो उत्तरी मैदान का एक्चुअल में निर्माण कैसे हुआ है, उत्तरी मैदान बना कैसे है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के पश्चात क्या हुआ कि हिमालय से निकलने वाले बहुत सारे नदियों ने और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाले कुछ नदियों ने और उनके सहायक नदियों ने क्या किया, अपने साथ में बहुत अधिक मात्रा में मलबे को प्रवाहित करता गया। और उस मलबे को प्रवाहित करने के पश्चात उस एक जो द्रोणी था, जो गैप था, जैसे ये हिमालय पर्वत हुआ, ये दक्षिण का पठारी क्षेत्र हुआ, इन दोनों क्षेत्रों में जो है हिमालय से निकलने वाले ये जो बीच का भाग था वो एक खुला भाग था, द्रोणी था, खाई था। इस द्रोणी में क्या होता गया कि हिमालय से निकलने वाले सारी नदियों ने क्या करता गया, अपने मलबे से अवसाद को बहा करके ला करके इन द्रोणियों को पाटता गया, इन द्रोणियों को भरता गया, जिससे क्या हुआ, इस मैदान का निर्माण हुआ। और इसी विशाल मैदान का आज हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी मैदान कहते हैं, या उत्तर भारत का विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है। तो हम सभी लोग जानते होंगे कि हमारे भारत की भूमि में सबसे प्राचीनतम भूमि अगर कोई है तो प्रायद्वीपीय भूमि है। उसके बाद अगर किसी का निर्माण हुआ तो हिमालय का उत्थान हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। लेकिन जो बीच के भाग द्रोणी था, उस द्रोणी को सबसे अंतिम चरण में निर्माण हुआ है, सबसे लास्ट में निर्माण हुआ है, जिसको हम लोग उत्तरी मैदान के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात यह उत्तरी मैदान का निर्माण हिमालय के स्थलाकृति में सबसे नवीनतम स्थलाकृति है, सबसे नया स्थलाकृति है। इसके बाद जो है इसका निर्माण हिमालय से निकलने वाले नदियों, जैसे कौन कौन सी नदी, सिंधु नदी हो गया, गंगा नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, ठीक है, उसके सहायक नदी हो गए, कुछ दक्षिण भारत से निकलने वाली नदियों जैसे सोन वगैरह हैं, ठीक है, उन सभी नदियों ने क्या किया है, इनको पाटने का, इस द्रोणी को भरने का काम किया, जिससे क्या हुआ, हमारे उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है ये जो निर्माण जब हुआ तो ये एक समतल भूभाग में परिवर्तित हो गया, जिसको उत्तरी मैदान कहा गया। ये समतल भूभाग की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है,
उसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। तो इसकी जो हिमालय क्षेत्र में इस उत्तरी मैदान का जो विस्तार है, पूरा कुल क्षेत्रफल है लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। जो हमारे सिर्फ इसी की बात नहीं करेंगे, हम मैदान की जब बात करेंगे तो इस मैदान की जो है क्षेत्रफल 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर, लेकिन हमारे जब कुल तटीय मैदान भी इसमें शामिल किया जाएगा तो कुल भूमि का, भारत के जो कुल क्षेत्रफल है उसका 43.2% हिस्सा, 43.2% हिस्सा जो है वो क्या है, मैदानी भाग से घिरा हुआ है, मैदानी भाग से ढका हुआ है। यानी सबसे, भारत के सबसे अधिक स्थलाकृतियों में सबसे ज़्यादा अगर किसी का विस्तार में आता है, ठीक है, तो हमारे प्रायद्वीपीय पठार का लगभग उसका दूसरा नंबर पर हमारा उत्तरी मैदान का आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, ये हमारे कुल भूमि का कितना परसेंट है, तो 43.2% भूभाग जो है मैदान से घिरा हुआ है। नेक्स्ट आप लोग जानेंगे इसमें कि यह जो मैदान है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ, जो भी नदियाँ बहा करके अपने साथ में अवसाद को लाएगी और इस द्रोणी को पाटेगा, अर्थात इस मैदान का निर्माण करेगा, उत्तरी मैदान का निर्माण करेगा, तो इस उत्तरी मैदान में जो जब बहा करके लाएगा तो कौन सा मिट्टी होगा, तो सब लोगों को पता है वो मिट्टी होगा जलोढ़ मिट्टी। जल के द्वारा ढो करके या बहा करके लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो इसके द्वारा बहा करके लाई गई मिट्टी जो इस द्रोणी में भरने का काम किया गया, तो ये मिट्टी कैसी मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी है। और हम सभी लोग जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस जलोढ़ मिट्टी इतना गहरा पाटते गया इस द्रोणी को कि इसकी अधिकतम गहराई जो है 1000 मीटर से लेकर के 2000 मीटर तक पाया जाता है। 1000 मीटर से लेकर के 2000 मीटर तक इसकी सिर्फ गहराई पाई जाती है, अर्थात 1 किलोमीटर से लेकर के 2 किलोमीटर तक पाया जाता है। इस मैदान की लंबाई पश्चिम से लेकर के पूरब तक, भारत में जो है इस मैदान की लंबाई पश्चिम से लेकर के पूरब तक इसकी कुल लंबाई जो है वो 2400 किलोमीटर है। 2400 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जो पश्चिम में रावी नदी से लेकर के पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार पाया जाता है, फैलाव पाया जाता है। तो इस प्रकार से इस जो मैदान है उत्तरी मैदान, वो पश्चिम में रावी नदी से लेकर के पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक कुल 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। इसकी औसत चौड़ाई की बात करें तो हर जगह जगह पर अलग है, लेकिन औसत चौड़ाई की बात करेंगे तो 240 से लेकर के 320 किलोमीटर, परंतु कहीं कहीं इसकी चौड़ाई जो है अधिक है, कहीं कहीं पे कम है। जैसे पश्चिमी में सबसे अधिक चौड़ाई है, इसका विस्तार पश्चिम में पंजाब में जो है इसकी चौड़ाई 500 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो वहीं धीरे धीरे पूरब की ओर आगे बढ़ेंगे तो इलाहाबाद के पास इसकी चौड़ाई जो है वो 280 किलोमीटर तक पाई जाती है, और सबसे अंत में इसकी चौड़ाई धीरे धीरे कम हो जाती है, जो असम के पास चले जाने के बाद इसकी चौड़ाई मात्र 90 से लेकर के 110 किलोमीटर तक रह जाती है। तो इस तरह से इस मैदान का जो औसत चौड़ाई है वो 240 से लेकर के 320 किलोमीटर तक पाया जाता है, लेकिन सब जगह पर इसकी चौड़ाई एक समान नहीं है, कहीं अधिकतम चौड़ाई है तो कहीं न्यूनतम चौड़ाई है। तो इस प्रकार से ये आपका उत्तरी मैदान का विशेषता हुआ। नेक्स्ट है कि यह मैदान जो है वो हिमालय के गिरिपाद मतलब उसकी तराई भाग, सबसे निचले हिस्से में हिमालय के गिरिपाद में स्थित होने के कारण से यहाँ जलोढ़ निक्षेप सबसे अधिक पाया जाता है। और जलोढ़ निक्षेप अधिक होने के कारण से यह उत्तरी मैदान उत्तम प्रकार की जलवायु भी यहाँ पाई जाती है, उत्तम प्रकार का विशेष रूप से मृदा भी पाई जाती है, उपजाऊ मिट्टी भी पाई जाती है। अनुकूल जलवायु की स्थिति होने के कारण से, उत्तम जलवायु की स्थिति होने के कारण से यह उत्तरी मैदान विशेष करके सबसे अधिक उपजाऊ होती है, अर्थात इस उत्तरी मैदान कृषि योग्य भूमि के रूप में जाना जाता है। सबसे अधिक कृषि इसी क्षेत्र में किया जाता है और सबसे अधिक भूमि का जो उत्पादन है, फसलों का उत्पादन जो है वो इसी क्षेत्र से होता है। तो इस प्रकार से यह बहुत जलवायु के अनुकूल दृष्टिकोण से, उत्तम जलवायु होने के कारण से, उपजाऊ भूमि होने के कारण से यह उत्तरी मैदान जो है काफ़ी अधिक
अधिक उपजाऊपन क्षेत्र होने के कारण से कृषि योग्य क्षेत्र के रूप में इसे काउंट किया जाता है, गिना जाता है। और कृषि योग्य क्षेत्र होने के कारण से, समतल भूमि होने के कारण से, अनुकूल जलवायु होने के कारण से, उपजाऊ भूमि होने के कारण से आने जाने की उत्तम सुविधाएं हैं। रेलवे लाइन हो या सड़कें के बिछाने का कार्य हो, सबसे अधिक इस क्षेत्र में किया गया है, जिस कारण से इस उत्तरी मैदान में जो है सबसे सघन आबादी पाई जाती है। कहने का मतलब हुआ कि सबसे घना आबादी कहीं निवास करता है भारत में तो इस उत्तरी मैदान में निवास करता है। तो इस प्रकार से ये उत्तरी मैदान जो है आपका अगला पॉइंट हुआ, जो अनुकूल जलवायु, सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि क्षेत्र पाई जाती है इसमें। नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि जब यहाँ नदियाँ बहती है उत्तर से दक्षिण की ओर, हिमालय से की ओर जो प्रवाहित होने वाली जितने भी नदियाँ हैं, जब मैदानों में प्रवेश करती है तो मैदानों में प्रवेश करने के बाद, क्योंकि वो भाग जो होता है वो समतल भूभाग होता है, समतल भूभाग होने के कारण से क्या है कि ये समतल प्लेन क्षेत्र होने के कारण से क्या होता है कि उत्तर से दक्षिण यानी पर्वतीय क्षेत्र में जब नदियाँ उतरेगी, देखिए यहाँ पे जब पर्वतीय क्षेत्र से नदियाँ उतरेगी तो ढलान क्या होता है, अधिक होता है। तो जब ढाल अधिक होता है, ढलान अधिक होता है, तो वहाँ की नदी का बहाव जो होता है बहुत तीव्र होता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो बहुत अधिक तीव्र होने के कारण से ढाल अधिक है, जिस कारण से उसकी गति बहुत अधिक तीव्र होती है। और गति अधिक होने के कारण से क्या होता है, अपने साथ में बहुत अधिक मात्रा में मृदा को कटाव करता है, मिट्टी को काटता है नदियाँ, ठीक है, मिट्टी को काटता है नदियाँ। और मिट्टी को काटने के कारण से ये जो है अपने साथ में बहा करके लाती है। लेकिन जैसे ही समतलीय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है नदियाँ, समतल भूमि में जैसे प्रवेश करती है नदियाँ, समतल भूमि कौन सा क्षेत्र है, तो उत्तरी मैदान क्षेत्र है, ठीक है। तो इस उत्तरी मैदानी क्षेत्र में जैसे ही प्रवेश करती है नदियाँ, वैसे ही उसकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ ढलान ज़्यादा था। ये भूमि कैसी भूमि है, समतल भूमि है। तो समतल भूमि में जैसे ही प्रवेश करेगी हिमालय से उतरने वाली नदियाँ, वो अपनी गति को कम हो जाएगा, क्योंकि समतल भूमि में प्रवेश कर गया है, उसकी बहने की गति कमज़ोर हो जाएगा। तो जितना भी अपने साथ में बहा करके अवसाद को काट करके ला रहा था मिट्टी को, वो मिट्टी को क्या करते जाएगा, यहाँ पे जमा करते जाएगा, ठीक है। जमा करने के कारण से क्या होगा, वहाँ पे ऊंचे मतलब समतल भूमि में परिवर्तन तो हो गया, लेकिन कहीं कहीं पे क्या हो जाती है, नदियों के बीच की उसका जो है सो ऊपर उठा हुआ भूभाग हो जाएगा। जैसे यहाँ से बह रहा है तो यहीं पर पानी जमा हो गया, ठीक है। पानी जमा नहीं मतलब भूमि का अवसाद को जमा करते गया, जिसके कारण से नदी का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक मतलब नदी जिस रास्ते से बह रही है उस रास्ते से वो प्रवाहित नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ पे क्या जमा कर दिया है, मिट्टी के कण जमा कर दिए हैं, अवसाद ज़्यादा मात्रा में जमा कर दिए हैं। और इसी अवसाद के जमा होने के कारण से नदी अपनी मुख्य धारा से जो बह रही थी, वो मुख्य धारा की दिशा क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, बदल जाती है। कभी इधर से बहने लगती है नदियाँ, कभी इधर से बहने लगेगी नदियाँ। माने उसकी जो धारा है, एक नदी की मुख्य धारा, वो कई धाराओं में क्या हो जाती है, बट जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, जल वितरिका के नाम से जाना जाता है। इसी को जल वितरिका कहा जाता है। जल वितरिका का मतलब ही होता है कि नदियों के निचले भागों में अत्यधिक गाद मतलब अवसाद, मिट्टी के कण जो जमा निक्षेप के कारण से नदी की मुख्य धाराएं क्या हो जाती है, अनेक धाराओं में, अलग अलग धाराओं में क्या हो जाती है, बंट जाती है। तो उस बंटने की क्रिया को ही जल वितरिका के नाम से जाता है। जो यहाँ आया अभी बताए यहाँ पे कि नदियाँ ऊपर से आएगा पर्वतीय क्षेत्रों से, तो मैदानी क्षेत्र में आने के बाद उसकी धाराएं गति कम हो जाएगी। गति कम होने के कारण से बहुत अधिक मात्रा में क्या जमा कर देगा, अवसाद, गाद जमा कर देगा, मिट्टी के कण जमा कर देंगे, जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप कर देगा यहाँ पे। तो उसकी मुख्य धारा क्या हो जाएगी, इधर से नहीं बह पाएगी तो इधर होकर के बहेगी, इधर होकर के बहेगी, इधर से बहेगी। यानी एक ही नदी की धाराएं क्या हो जाती है, अलग अलग दिशाओं में बट जाती है। तो उसी को क्या कहा जाता है, जल वितरिका के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, इस उत्तरी मैदान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि विश्व के अनेक बड़ा यही कारण से है कि जब वहाँ निक्षेप हो जाता है, गाद का जमाव हो जाता है, तो क्या हो जाता है कि बहुत यहाँ पे क्या हो जाता है, इसके जमा होने के कारण से द्वीप बन जाता है। द्वीप मतलब टीला, नदियों के बीच में ही क्या हो गया, द्वीप बन गया। ऐसे जो नदियों के द्वीप में, द्वीप प्रायद्वीप सब हम पीछे क्लास की चर्चा किए हुए थे। द्वीप किसको कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे विद्यार्थीगण। ये एक स्थल भाग है, ठीक है। इस स्थल भाग के चारों ओर जब क्या हो, जल हो, स्थल भाग के चारों ओर जब जल हो और बीच में स्थल हो, टापू जैसा समुद्र के बीच में या कोई भी जल भाग के बीच में जब
स्थल हो, ठीक है, टापू जैसा भाग हो तो उसको द्वीप कहा जाता है। और क्या हो जाता है, प्रायद्वीप किसको कहते हैं, कि प्रायद्वीप किसको कहा जाता है, जो तीन और जल से, इधर अरब सागर जानते होंगे, इधर हिंद महासागर जानते होंगे, इधर बंगाल की खाड़ी जानते होंगे, उधर तो तीन और जल से घिरे होने वाला क्षेत्र और एक और स्थल से घिरा हुआ क्षेत्र को क्या कहेंगे, तो हम प्रायद्वीप कहेंगे। ये प्रायद्वीप, ये द्वीप, तीन और स्थल, तीन और जल, एक और स्थल, और चारों और जल से घिरा हुआ क्षेत्र को क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे, इसको प्रायद्वीप कहेंगे। तो इनके बारे में चर्चा कर चुके थे। तो जहाँ अभी तक हम आपको बताए कि नदियाँ जब बहती है तो अपने साथ में अवसाद को ले जा करके जमा कर देती है बीच बीच क्षेत्र में, जो नदी के बीच बीच में क्या बन जाता है, टापू बन जाता है। यही टापू वाला भाग को क्या कहते हैं, द्वीप कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ये द्वीप कहाँ बन रहा है, तो नदी पे बन रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है नदी द्वीप, यानी नदीय द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ये नदीय द्वीप जो होते हैं वो हमारे इस उत्तरी मैदान में बहुत अधिक मात्रा में फैले हुए हैं। जैसे इस नदी द्वीप में जो है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछता है क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। ये कंपटीशन एग्जाम से लेकर के बच्चों के 9th क्लास की परीक्षाओं से लेकर के बहुत बड़े बड़े कंपटीशन्स की परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, तो माजुली द्वीप है। कौन सा द्वीप है, माजुली द्वीप है। माजुली नदी द्वीप जो है वो आपको सबसे बड़ा दुनिया का नदी द्वीप कहलाता है, जो कहाँ पे है, तो असम के जोरहाट जिले में। असम के जोरहाट, हमारे देश का एक राज्य है असम, ठीक है, उस असम के जोरहाट जिले में माजुली द्वीप स्थित है, जो कौन सी नदी निर्माण करती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी निर्माण करती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये जो हैं अवसाद जमा होने के कारण से नदीय द्वीपों का भी निर्माण होता है। ये था आपका छोटी सी विशेषता आपके उत्तरी मैदान के बारे में। अब थोड़ा सा अवस्थाओं के बारे में हम थोड़ा सा नदी के बारे में बता देना चाहते हैं कि नदियां जब पर्वतीय क्षेत्र से, हम विशेष करके इसमें गंगा नदी के बारे में जिक्र करेंगे कि गंगा नदी जब कहाँ से निकलती है, सब लोग जानते होंगे कि हिमालय के एक है क्षेत्र जिसका नाम है गंगोत्री नामक स्थान। उस गंगोत्री से स्थान से निकलती है जब उत्तराखंड के गंगोत्री नामक स्थान से, तो पर्वतीय क्षेत्रों से होकर के गुजरती है। मैदानी क्षेत्रों में सबसे पहले गंगा नदी अगर कहीं प्रवेश करती है तो कहाँ करती है, ऋषिकेश के पास करती है। ऋषिकेश, हरिद्वार, ये सब सभी जो उत्तराखंड में है। मैदानी क्षेत्र में सबसे पहला प्रवेश अगर गंगा नदी कहीं करती है तो कहाँ करती है, ऋषिकेश में करती है। तो ऋषिकेश में करने के बाद होता क्या है कि इधर उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही, कहने का मतलब है कि पर्वतीय क्षेत्र से ढाल अधिक है, तो ढाल तीव्र होने के कारण से यहाँ ढाल अधिक है। उस ढाल के अधिक वाले क्षेत्रों में होने के कारण से वहाँ मिट्टी का कटाव भी क्या होगा, अधिक होगा। यही चीज़ हम संक्षेपण यहाँ करके आपको बताए हैं कि जब नदी प्रथम अवस्था अर्थात जब स्टार्ट होता है बहने के लिए, नदी जहाँ से निकलती है और पर्वतीय क्षेत्रों से जब तक गुजरती है, उस स्थान हमारा नदी का युवा अवस्था कहलाता है, नया अवस्था कहलाता है नदी का। और उस नए अवस्था में जो है उसका ढाल क्या होता है, अधिक होता है। तो अधिक ढाल होने के कारण से उसकी गति अधिक होगी, स्वाभाविक है, गति तीव्र होगी। और जब गति अधिक होगी तो मिट्टी का कटाव भी क्या करेगा, अधिक करेगा, ठीक है। मिट्टी का कटाव भी अधिक करता है, और मिट्टी का कटाव अधिक करने के कारण से यहाँ जब काटता है किनारों पर, तो पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह से काट काट करके ले जाता है मिट्टी को, तो कैसा बना देता है, खोखला टाइप, अंदर नहीं, ये काटते काटते इस तरह से बना देता है, बाहर तरफ ले जाता है, किनारों में काटता है नदी। तो इसको जो आकृति बना रहा है, अंग्रेजी अक्षर में आपको देख रहे हैं, कैसा आकृति दिखाई दे रहा है, अंग्रेजी अक्षर कैसा, भी, ठीक है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में युवा अवस्था में नदी जब मिट्टी का कटाव करती है अपने किनारों पर, तो कैसी आकृति का निर्माण करती है, भी आकृति का निर्माण करती है, भी आकार की घाटी बनाती है, ठीक है। उसके अलावे जो है गॉर्ज घाटी भी होता है, कैनियन घाटी, उसी का नाम है गॉर्ज घाटी, कैनियन घाटी, ठीक है, सोपान घाटी। ये सभी नदी अपने युवा अवस्था में क्या करता है, पर्वतीय क्षेत्रों में काट काट करके इस तरह से घाटियों का निर्माण करता है। कौन कौन सी घाटी, भी आकार की घाटी, कैनियन या गॉर्ज घाटी, या उसी को अलग कहा जाता है, अगला दूसरा सोपान घाटी के नाम से जाना जाता है। जब ये नदी पर्वतीय क्षेत्र से युवा अवस्था को गुजर जाने के बाद वो कहाँ गुजरेगा, तो युवा के बाद होता है प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था में कहाँ प्रवेश करेगा, तो मैदानी क्षेत्रों में।
मैदानी क्षेत्रों में जैसे ही आएगा तो अब थोड़ा ध्यान दीजिए, तुलना करते चलना है। यहाँ पर ढाल अधिक था, मैदानी क्षेत्र में ढाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैदानी क्षेत्रों में ढाल मध्यम होगा, और मध्यम होने के कारण से इसकी गति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। गति भी कम हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, कटाव भी कम करेगा, और कटाव के साथ साथ वहाँ जमाव भी करेगा, जो अभी बताएं कौन बन रहा था, उत्तरी मैदान। इसी तरह से ठीक है, मैदानी क्षेत्र में जैसे ही आएगा वहाँ गति कम हो जाएगा, गति कम होने के कारण से उसका कटाव भी कम होगा मिट्टी का, और होगा कटाव लेकिन कम होगा, मध्यम गति का होगा, जिसके कारण से क्या होगा, वहाँ निक्षेपण भी होगा और कटाव दोनों साथ साथ होता है। परंतु जैसे ही वो निचला भाग में आता है, अर्थात वृद्धावस्था में जैसे ही प्रवेश करता है नदियाँ, तो वृद्धावस्था में प्रवेश करने के पश्चात क्या हो जाता है कि उसकी गति एकदम ढाल शून्य हो जाती है, ढाल होता ही नहीं है। ठीक है, गति भी शून्य हो जाएगा, कटाव भी शून्य हो जाएगा, और कटाव खाली शून्य हो जाएगा तो वहाँ खाली क्या करेगा, जो इतना दूर से बहा करके ले जाएगा अवसाद को, गाद को, मिट्टी को, उन सारे क्षेत्रों में वृद्धावस्था में सिर्फ क्या करेगा, जमा करेगा, निक्षेपण करेगा। निक्षेपण का मतलब होता है जमा करना। तो जब जमा करेगा यहाँ पे तो क्या होगा, अलग अलग तरह की आकृतियाँ, खास करके मुहानों में, समुद्र के तट पे, समुद्र के किनारों पे नदियाँ अपने क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। एक डेल्टा का नाम सुने होंगे, ठीक है, तो डेल्टा का निर्माण यहाँ करती है, जो हम आपको नदी में जब पढ़ाएंगे चैप्टर तो उसमें बताएंगे डेल्टा क्या होता है। सो अभी सिर्फ जानकारी कर लीजिए कि डेल्टा का निर्माण वृद्धावस्था में नदियाँ अपने मुहानों पे करती है, अंतिम चरण में करती है। ये था अवस्थाएं नदी का बहने का, उसके बारे में संक्षेपण किए। अब हम लोग देखेंगे कि इस उत्तरी मैदान तो निर्माण कर लिए हम लोग, उत्तरी मैदान तो बन चुका, ठीक है, लेकिन इस उत्तरी मैदान को कई वर्गों में बांटा गया है, अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से हम लोग देखेंगे कि उत्तरी मैदान को विशेष रूप से अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो एक्चुअल भाग से 3 ही भाग हैं, ठीक है। राजस्थान का मैदान तो नहीं लिया जाता है, लेकिन पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान, यही 3 किताबों में दिया जाता है। लेकिन हम आपको एक बढ़ा करके 4 उसको अलग हिस्सा में तोड़ दिए हैं, ठीक है। इसमें पंजाब हरियाणा के मैदान में ही राजस्थान के मैदान को शामिल किया था, लेकिन हम आपको राजस्थान के मैदान अलग बताएंगे, पंजाब हरियाणा का मैदान अलग बताएंगे, दूसरा पंजाब हरियाणा का मैदान, तीसरा गंगा का मैदान, और फिर उस गंगा के मैदान को हम लोग क्या करेंगे, 3 भागों में बांटेंगे, जो इसका एक अलग स्पेशल वीडियो बनाएंगे। और चौथा तो गंगा के मैदान में उत्तरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान, और फिर लास्ट में ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये 4 भाग होता है। 4 भागों में से आज के क्लास में हम लोग 2 क्लास को करेंगे, बाकी एक स्पेशल जो क्लास होगा आपको गंगा के मैदान का होगा और एक ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये 2 वीडियो आपको अलग अपलोड करेंगे, 2 मैदान का, गंगा और ब्रह्मपुत्र का, एक ही वीडियो में दोनों को मिला करके आपको कवर करेंगे। आज हम लोग 2 क्लासेज राजस्थान के मैदान और पंजाब हरियाणा के मैदान के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान का मैदान के बारे में। राजस्थान का मैदान क्या है कि सब लोग जान रहे हैं कि भारत का ये जो भाग देख रहे हैं, ये भारत की भूमि का आकृति को देख रहे हैं आप, ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, वो राजस्थान का मैदान है, ठीक है। तो राजस्थान का मैदान क्या है कि यहाँ एक पर्वत है, हमारे भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे पुरानी पर्वतों में से एक हमारा भारत का पर्वत है, जो दुनिया के पुरानी पर्वतों में गिना जाता है, जिसका नाम है अरावली पर्वत। कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत। ये अरावली पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है कि इधर से जब क्रॉस करती है, हम जब जलवायु पढ़ाएंगे चैप्टर, चौथा चैप्टर में आपके 9वां क्लास में जलवायु पढ़ना है, तो उसमें बताया जाएगा। तो ये जलवायु चैप्टर में ही बताएगा। तो ये हमारे जो दक्षिण पश्चिम मानसून आगमन होता है, तो उसी के साथ में ये समांतर फैले होने के कारण से इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है, जबकि इस क्षेत्र में वर्षा होती है। यानी अरावली के पूर्वी तट पर, पूर्वी हिस्से पे वर्षा होती है, जिसके कारण से इन क्षेत्रों में खेती किया जाता है। जैसे कौन कौन से क्षेत्र इसमें आते हैं, तो आपके जयपुर आता है, ठीक है, उदयपुर आता है। ये जयपुर, उदयपुर वो आपके उपजाऊ मैदान है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में वर्षा होती है, ठीक है। लेकिन अरावली के वेस्ट क्षेत्र में, अरावली के पश्चिमी हिस्से में जो है वर्षा विहीन है, वर्षा नहीं के बराबर होती है, बहुत कम वर्षा होती है, जो लगभग में कितना, तो मात्र 10 सेंटीमीटर के लगभग में, 10 से 15 सेंटीमीटर ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो 10 से 15 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है, जो बहुत कम होता है।
सूखा क्षेत्र ये रहता है, और यही सूखा क्षेत्र रहने के कारण से इस क्षेत्र को, अरावली के पश्चिमी भाग को, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये सभी क्षेत्र क्या हैं, हमारे मरुभूमि में तब्दील हो चुका है। और उस भारतीय मरुस्थल जिसको हम लोग कहते हैं राजस्थान का मैदान, वो भारतीय मरुस्थल में तब्दील है। और ये भारतीय मरुस्थल न सिर्फ हमारे भारत में है बल्कि पाकिस्तान में इसका अधिकांश हिस्सा है। इस राजस्थान मैदान का अधिकांश हिस्सा कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से अरावली मैदान के, अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित भाग को राजस्थान के मैदान के नाम से जानते हैं। ये भाग अरावली पर्वत है, अरावली के पश्चिम में स्थित भाग को क्या कहेंगे, राजस्थान का मैदान के नाम से जाना जाएगा। और जबकि पश्चिम भाग के अलावे पूर्वी भाग जो होता है वो उपजाऊ भूमि है, और खास करके कौन, उदयपुर और जयपुर। क्यों, क्योंकि इस क्षेत्र में वर्षा होती है जबकि इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। ठीक है, पश्चिमी भाग में, जिस कारण से ये मरुभूमि में तब्दील हो चुका है। ठीक है, इस मैदान के सबसे बड़ी नदी, अर्थात इस पश्चिमी भाग में जो है अरावली के पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी अगर कोई है तो वो कौन सी नदी है, लूनी नदी है। ठीक है, राजस्थान के मैदान का या उस भारतीय मरुस्थल में बहने वाले सबसे बड़ी नदी अगर कोई है तो लूनी नदी, क्वेश्चन पूछता है। लेकिन क्या होता है, इतना भी विशाल नदी वो नहीं है कि बहते बहते ये आपका बलुआई क्षेत्र से बहते 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 समुद्र में जा सके, सो नहीं पहुंच पाता है। समुद्र में जाने से पहले ही वो नदी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। क्यों, क्योंकि नदी में उतना जल ही नहीं होता है, और ये क्षेत्र पूरा गर्म क्षेत्र है, उष्ण क्षेत्र है, मरुभूमि क्षेत्र है, जिस कारण से वहाँ क्या कर लेता है, जल को स्रोत सोख लेता है, समाप्त हो जाता है, यहाँ बह करके समुद्र में विलीन नहीं हो पाता, समुद्र तक नहीं पहुंच पाता। वही कह रहा है इस मैदान की सबसे बड़ी नदी लूनी नदी जो है वो समुद्र में नहीं पहुंच पाता है, जिससे इस क्षेत्र में अनेकों नमकीन झील बन गए हैं। पश्चिमी क्षेत्र में, राजस्थान के मैदानी क्षेत्र में बहुत सारे नमकीन झील हैं। हम सभी लोग जानते हैं भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाएगा, भारत का सबसे बड़ी झील अगर कोई है तो वो है चिल्का झील। ठीक है, जो उड़ीसा में है। भारत का सबसे बड़ी झील बोला जाएगा वो भी है लैगून झील, अर्थात वो भी लवणीय झील है। लेकिन हमारा भारत का सबसे बड़ी झील बात करेगा तो चिल्का झील। लेकिन भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील बात करेगा, सबसे अधिक खारे पानी वाला झील बात करेगा तो राजस्थान के सांभर झील है, जो यहीं पे सांभर झील आपको मिलता है, जिसमें से सांभर हो गया, लूनर कसर हो गया, डेगाना हो गया, डिंडवाना हो गया, ये सभी जो हैं भारतीय मरुस्थल अर्थात राजस्थान के मैदानी क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में क्या करता है, हमारा झीलों का, नमकीन झीलों का निर्माण करता है, खारे झीलों का निर्माण करता है। जो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन है, तो सांभर झील। भारत में सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन है, सांभर झील है, जो कहाँ पे है, राजस्थान में। ये सभी झील राजस्थान में, लूनर कसर, डेगाना, डिंडवाना सभी राजस्थान में, परंतु सबसे अधिक खारे पानी वाला झील कोई है भारत में तो वो है सांभर झील है। ठीक है, तो ये आपका अगली विशेषता नेक्स्ट है कि इस क्षेत्र में बांगर का मैदान पाया जाता है। बांगर का मैदान क्यों पाया जाता है, बांगर एक पढ़ेंगे आप लोग, उत्तरी मैदान में ही बताएंगे आपको, एक मृदा चैप्टर पढ़ाएंगे आपको जब, तो मृदा में बताया जाएगा कि जलोढ़ मृदा दो टाइप्स के होते हैं। जलोढ़ मृदा जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है खादर और दूसरा होता है बांगर। बांगर, ठीक है, तो खादर जो होता है, जो नदियां प्रत्येक साल बहा करके मिट्टी को अवसाद को लाती है और किनारे पे जमा कर देती है, तो प्रत्येक साल लाती है तो नया मिट्टी आता है, जलोढ़ मिट्टी। तो नए जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र को खादर के नाम से जाना जाता है, जबकि पुराने जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र को बांगर के नाम से जानता है। यहाँ तो पश्चिमी क्षेत्र में नदियाँ क्या हो जाती है, बह ही नहीं पाती है। अगर आती भी है नदियाँ बह करके, तो इस लूनी नदी के कारण से तटीय क्षेत्र में कुछ कुछ मिट्टी अपर्दन हुआ है, जमा हुआ है, निक्षेपण हुआ है। ठीक है, तो उन सभी क्षेत्रों में जो पुरानी मिट्टी जमा है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जमा होने के कारण से उसको किस नाम से जाना गया है, बांगर के नाम से। तो वही कह रहा है कि यह मैदान बांगर क्षेत्र का मैदान है, जहाँ पे लूनी नदी के आसपास, लूनी तो हमेशा बहते रहती है, हमेशा कहने मतलब है कि गर्मी भी नहीं उतना बहती, लेकिन सबसे बड़ी नदी है लूनी। ठीक है, इस क्षेत्र का तो लूनी नदी जो है सबसे ज़्यादा बड़ी होने के कारण से, सबसे अधिक जल प्रवाहित होने के कारण से ये बड़ी नदी है। तो लूनी नदी के आसपास किनारों पर जो है जलोढ़ का निक्षेप पाया जाता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ भूमि पाई जाती है।
ठीक है। और यही उपजाऊ भूमि को जलोढ़ निक्षेप क्षेत्र को राजस्थान के लूनी नदी के तटीय क्षेत्र में जो अधिक जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप हुआ है उस क्षेत्र में उसको रूही के मैदान के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? राजस्थान के लूनी नदी के तटीय क्षेत्र में जहाँ जलोढ़ का निक्षेप पाया जाता है उस मैदान को किस नाम से जाना जाता है? रोही के मैदान के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है क्वेश्चन, रोही का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान के लूनी नदी के तट पर पाया जाता है, ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये था राजस्थान का मैदान। दूसरा हम लोग जो जानेंगे वो पंजाब हरियाणा का मैदान। इसको इस प्रकार से जो विभाजित किया गया है मैदानी क्षेत्र को पश्चिम से पूरब की ओर, तो एक राजस्थान का मैदान तो देख लिए, दूसरा पंजाब हरियाणा का मैदान, तीसरा जो पढ़ेंगे हम लोग गंगा का मैदान। और गंगा को भी 3 भागों में बांटेंगे, अपर गंगा, मिडिल गंगा, लोअर गंगा, यानी ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान। और सबसे पूरब वाला हिस्सा जब जाएंगे तो वहाँ असम के मैदान के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, जिसको ब्रह्मपुत्र के मैदान भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग अभी देखेंगे दूसरा भाग। ये तो पहला जो था राजस्थान का मैदान था, दूसरा भाग अब हम लोग देखेंगे वो है पंजाब और हरियाणा का मैदान, ठीक है। इसका विस्तार सबसे अधिक पंजाब हरियाणा में होने के कारण से इसको पंजाब और हरियाणा के मैदान के नाम से जाना जाता है, पहला पॉइंट्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर यहीं पर पाया जाता है, ये मैदान फैला हुआ है ज़्यादा भाग में पंजाब में और हरियाणा में, जिस कारण से इसको पंजाब हरियाणा के मैदान से जाना जाता है। इस मैदान का निर्माण विशेष करके जो है सिंधु नदी और उसके सहायक नदियाँ, सिंधु के बहुत सारे सहायक नदियां हैं जिसमें से झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ये सभी नदियां हैं, ठीक है, और भी हैं उसके सहायक नदियां। तो उन सभी सहायक नदियां और सिंधु नदियों के द्वारा इस पंजाब हरियाणा के मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है। इस मैदान का अधिकांश भाग, पंजाब हरियाणा के अधिकांश भाग जो है, जिस तरह से इसका अधिकांश भाग चला गया था पाकिस्तान में, उसी तरह से इसका भी मैदान का अधिकांश भाग कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में स्थित है। जबकि भारत में ये सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में, जैसे कहाँ कहाँ है? पंजाब में है, हरियाणा में है और दिल्ली में है, ठीक है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में विस्तार है किसका? पंजाब हरियाणा के मैदान का, ठीक है। इस मैदान को सतलुज यमुना के जल विभाजक मैदान भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सतलुज नदी और यमुना नदी को अगर कोई बांटने का काम किया है, यमुना और सतलुज नदी को, तो कौन मैदान बांटने का काम किया है? तो पंजाब हरियाणा के मैदान किया है। इसीलिए इस मैदान को, अर्थात पंजाब हरियाणा के मैदान को सतलुज और यमुना के जल विभाजक के रूप में गिना जाता है, ठीक है। इसका विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण 640 किलोमीटर है, नॉर्थ से साउथ की ओर पंजाब हरियाणा के मैदान, तथा इसका कुल क्षेत्रफल लगभग में 2.25 लाख वर्ग किलोमीटर, मतलब 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह पंजाब हरियाणा का मैदान पाया जाता है, ठीक है। ऐसी तो इक्वल में बता चुके हैं कि उत्तरी मैदान का पूरा क्षेत्रफल कितना? 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन सिर्फ पंजाब हरियाणा के मैदान का विस्तार यदि है तो लगभग 2.25 लाख, अर्थात 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पंजाब और हरियाणा का मैदान पाया जाता है। हाँ, सबसे अधिक विस्तार अगर किसी मैदान का है इसमें तो गंगा के मैदान का है, लेकिन उसको बाद में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। यह मैदान उत्तर से दक्षिण 640 किलोमीटर तथा इसका क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। यह मैदान के नदी के किनारे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र पाए जाते हैं। इस मैदान के किनारे, नदी के किनारे क्या है? बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, मतलब बाढ़ का मैदान पाया जाता है, जिसे पंजाब में क्या कहा जाता है? तो विशेष रूप से खादर मिट्टी को बेट्स के नाम से आता है, ठीक है। खादर क्यों कहा जाता है अभी हम बताएं आपको, खादर के बारे में बताएं। खादर कौन मिट्टी कहलाएगा? नया जलोढ़ मिट्टी। बांगर कौन मिट्टी कहलाएगा? पुराना जलोढ़ मिट्टी। क्योंकि यहाँ नदियाँ जो है बहा बहा करके मिट्टी का अवसाद जमा करते रहता है। कहाँ पे? पंजाब और हरियाणा के मैदान में। तो नदियाँ जो बहा बहा करके मिट्टी का अवसाद जमा करते रहेगा इस मैदान में, तो वहाँ नया जलोढ़ मिट्टी आ रहा है हर एक साल, हर एक बार नया जलोढ़ मिट्टी आता है। तो हर एक बार नया जलोढ़ मिट्टी आने के कारण से इस क्षेत्र में क्या है? खादर का मिट्टी पाया जाता है। और यही खादर मिट्टी को पंजाब में किस नाम से जाना जाता है? बेट्स के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी बीपीएससी के लिए। पंजाब में यहाँ जो बताएं, राजस्थान के मैदान में जो बताए कि लूनी नदी के तटीय क्षेत्र में जो नया कुछ जलोढ़ उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है उसको क्या कहता है? रोही का मैदान, ठीक है। लेकिन पंजाब और हरियाणा में जो पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी जो बहा करके लाता है और वहाँ पाया जाता है पंजाब हरियाणा के मैदान में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी को, जिसको क्या कहते हैं? नया जलोढ़ मिट्टी को खादर।
तो खादर मिट्टी को वहाँ किस नाम से जाना जाता है? बेट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि इस मैदान में बहने वाली छोटी छोटी नदियों ने क्या कर दिया है? चोस का, जो छोटी छोटी नदियाँ बहती है इस मैदान में, बड़े बड़े नदी को छोड़ दीजिए, छोटे छोटे नदियों को पंजाब हरियाणा के मैदान में चोस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और बेट्स के नाम से किसको? खादर मिट्टी को कहा जाता है, जो नदी के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अब सबसे बड़ी चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ जो है पंजाब हरियाणा के मैदान में जो है सबसे अधिक मात्रा में अगर किसी चीज़ का निर्माण हुआ है तो वो है दोयाब का। अब थोड़ा सा समझते चलते हैं दोयाब क्या होता है। दो आब, ठीक है। आब का मतलब होता है जल क्षेत्र या पानी क्षेत्र। ठीक है। दो मतलब दो, ये दो शब्द से बना है, दो जोड़ आब, दो जोड़ आब। आब का मतलब होता है पानी क्षेत्र या जल क्षेत्र, और दो का मतलब दो, एक का मतलब एक तो दो का मतलब दो, तीन का मतलब तीन, चार का मतलब चार, पाँच का मतलब पाँच। ठीक है। तो दो आब, दो जोड़ आब मतलब दो नदियों के बीच के भूमि, दो जल क्षेत्र के बीच के भूमि को दोयाब कहा गया। ठीक है। दो नदियों के बीच के भूमि को क्या कहा जाता है? तो दोयाब कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो दो नदियों के बीच की भूमि को दोयाब। उसी तरह से तियाब होता है। तियाब मतलब क्या होता है? तीन नदियों के बीच के भूमि के क्षेत्र को तियाब कहते हैं। चार नदियों के बीच के भूमि के क्षेत्र को चौआब के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से पांच नदियों के बीच के भूमि के क्षेत्र को पंजाब के नाम से जाना जाता है। इसका नाम पंजाब क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ कितने नदी का भूमि क्षेत्र है? ये 5 नदियों के क्षेत्र का। पंच जोड़ आब इसका बनेगा, पंच जोड़ आब। जब संधि विच्छेद और संधि आप लोग पढ़ते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि पहला वर्ण और तीसरा वर्ण, ठीक है, पहला वर्ण और तीसरा वर्ण जब संयुक्त होता है, मिलता है, तो इसका पहला वर्ण का तीसरा वर्ण में बदल जाता है। ये पहला वर्ण है या, कोई भी संयुक्त वर्ण, जब चा यहाँ पहला वर्ण है और या भी है, यहाँ पे एक संधि करे हैं। ठीक है। स्वर के साथ जब पहला वर्ण, कोई भी व्यंजन स्वर के साथ मिलता है, पहला अक्षर, तो अपने को तीसरा अक्षर में बदल जाता है। चा का तीसरा अक्षर कौन होता है? जा होता है। ठीक है। तो पंच चा जोड़ या बराबर जा, चा जोड़ या बराबर जा, तो पंजाब हो जाता है। यानी 5 नदियों के बीच के भूमि के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? पंजाब कहा जाता है। अब ये 5 नदियां कौन कौन से हैं? नॉर्थ से साउथ की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर आपको दिखाया गया है। आप उसको जरा गौर से ध्यान से देखें। इसका एक ट्रिक भी लिख दिए हैं, ट्रिक के माध्यम से समझिएगा। इसका ट्रिक का नाम है जगदीश चंद्र बसु। ठीक है। उसको जगदीश चंद्र बसु को JCRBS के नाम से जानेंगे। JCR जगदीश चंद्र, ये दोनों चंद्र पढ़ाएगा, बसु BS बसु। ठीक है। तो जे से उत्तर से दक्षिण, सबसे उत्तर में जान रहे हैं कि सिंधु नदी है, उसके नीचे, सिंधु के नीचे जो है झेलम, झेलम के नीचे C से चिनाब, R फॉर रावी, B फॉर ब्यास, S फॉर सतलुज। ठीक है। ये सभी नदियां हैं। यहाँ पंजाब, इस मैदान में जो है पंजाब हरियाणा के मैदान में बहुत सारे दोयाब पाए जाते हैं, जहाँ 5 नदियाँ प्रवाहित होती है। वो 5 नदियों को बता दिए, कौन कौन? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ये 5 नदियाँ पंजाब के मैदान में प्रवाहित होती है, इसीलिए उस राज्य का नाम, उस मैदान का नाम पंजाब हरियाणा के मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब रही बात कि ये पंजाब हरियाणा के मैदान से वहाँ बहुत सारे दोआब जो पाए जाते हैं, तो सब क्षेत्रों में दोआब है। जैसे देखिएगा, हम आपको ड्राइंग करके बताए हुए हैं, यहाँ पे आप लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसमें जो बताया गया है, सिंधु नदी और झेलम नदी और चिनाब नदी तीनों के संयुक्त रूप से यहाँ पाकिस्तान क्षेत्र में जो है सिंध सागर दोयाब पाया जाता है, जबकि झेलम और चिनाब नदी के बीच चास दोयाब पाया जाता है। चिनाब और रावी नदी के बीच रचना दोयाब पाया जाता है। रावी और ब्यास नदी के बीच बारी दोयाब पाया जाता है। ब्यास और सतलुज नदी के बीच बिष्ट दोयाब के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपके ये दोयाब अलग अलग क्षेत्रों में है। अब इसी में से एक अगला क्षेत्र आपको है, एक और दोयाब के बारे में जानना है, भोपाल दोआब के नाम से, जो MP में है, मध्य प्रदेश में, वो बेतवा और पार्वती नदी के बीच स्थित है।
ये अलग चीज़ है, भले ही पंजाब क्षेत्र में नहीं है, लेकिन दोआब ये भी है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भोपाल दोआब कहाँ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में। किन दो नदियों के बीच पाई जाती है, तो बेतवा नदी और पार्वती नदी के बीच पाई जाती है। तो इस प्रकार से इन सभी दोआबों के बारे में जो इम्पोर्टेंट्स है, आपके छोटे छोटे एग्जाम्स के लिए, बच्चे के लिए नहीं है, लेकिन ये यूपीएससी का क्वेश्चन इससे पूछता है कि रचना दोआब किन दो नदियों के बीच है। मैं आपको छोटा सा ट्रिक समझा देना चाहता हूँ इसी चीज़ में कि यहाँ पे याद करने की ज़रूरत नहीं है कि रचना दोआब किन दो नदियों के बीच है। सो रचना दोआब जो है किन दो नदियों के बीच स्थित है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। बारी दोआब किन दो नदियों के बीच है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। विस्त दोआब किन दो नदियों के बीच स्थित है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। चास दोआब किन दो नदियों के बीच है, याद करने की जरूरत नहीं। नाम से ही, इसका जो नाम है उसी में आपका आंसर छिपा हुआ है, किन दो नदियों के बीच है। सो इसको चाझा के नाम से जान लेंगे, ठीक है। चा से चिनाब, झा से झेलम। जबकि रचना, यहाँ रा से देखिए रावी, चा से चिनाब, दोनों आ गया ना। इसी में आंसर छिपा हुआ, इसलिए अलग से याद करने की जरूरत नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं है। रचना दोआब पूछेगा किन दो नदियों के बीच है, तो रावी और चिनाब के बीच है। बारी दोआब की पूछेगा तो बा से ब्यास और रा से रावी। री है यहाँ पे, लेकिन रा उसको जानना है, ठीक है। बा से ब्यास, री से रावी, तो ब्यास और रावी के बीच में बारी दोआब पाया जाता है। व्यास और सतलज के बीच में विस्त, देखिए यहाँ वी से व्यास और सत से सतलुज। कहाँ पर आपको जरूरत है अलग से रटने का, इसी का रचना दोआब को ही हम याद रखें, उसी में आंसर सबका छिपा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज उत्तरी मैदान का 2 भाग, ठीक है, आपको राजस्थान का मैदान और पंजाब हरियाणा के मैदान को कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट क्लास में आपको गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।